वैश्विक मंच पर खुल गई पाकिस्तान की पोल। संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन विदेश दौरे पर रवाना। जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया में भारत देगा आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में बड़ी नक्सली मुठभेड़। मारे गए नक्सलियों में कई बड़े कैडर सहित सुरक्षा बलों ने ढेर किए 26 से ज्यादा नक्सली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, नक्सलियों के विरुद्ध ऑपरेशन रहेगा जारी। भाजपा ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मुर्शिदाबाद में टीएमसी के नेताओं ने मुंह छिपाकर फैलाई हिंसा और प्लान के तहत बनाया गया हिंदुओं को निशाना। समय से पहले केरल पहुंचेगा मानसून, लेकिन प्री मानसून बारिश से दक्षिण के कई इलाकों में आम जनजीवन प्रभावित। उत्तर भारत के कई हिस्सों में लू का अलर्ट। और मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच प्लेऑफ की जंग आज। प्रतियोगिता में बने रहने के लिए दिल्ली को लगानी होगी पूरी ताकत। दुनिया में पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का एक ग्रुप अपनी यात्रा के लिए रवाना हो चुका है। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के ग्रुप 3 का नेतृत्व जेडीयू नेता संजय झा कर रहे हैं। ये ग्रुप जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के दौरे पर रहेगा। इस ग्रुप के सदस्यों में भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी, ब्रजलाल प्रधान बरुआ और हेमंत जोशी, तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी, सीपीआईएम के सांसद जॉन ब्रिटास शामिल हैं। राजदूत मोहन कुमार विशेषज्ञ के रूप में समूह के साथ रहेंगे। इस यात्रा के जरिए दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का भारत का सख्त संदेश दिया जाएगा। हमारा डेलीगेशन जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर जा रहा है। सबसे बड़ा इशू है कि ये आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, इनके नकाब को उतारना। ये आतंकवाद कोई वहाँ से कोई 2-4 लोग ऐसे नहीं आते हैं, पूरा स्टेट उसको स्पॉन्सर करता है, पूरा थ्राइव करता है स्टेट के सपोर्ट से। इस बात को पूरे दुनिया में जा कर के बताना। और दूसरी बात जो है, जो एक न्यूक्लियर ब्लफ है, जो हमेशा बोलता है कि मैं आतंक कोई घटना हो गई तो न्यूक्लियर ये कोई, इस ब्लफ को भी ख़त्म करना कि ऐसा नहीं होगा कि हम आपके आतंकवाद और हमारे यहाँ आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करते रहिए और उसको हम झेलते रहेंगे। डीडी न्यूज की टीम नियंत्रण रेखा के पास उस स्थान पर पहुंची जहां से हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकी लॉन्च पैड और चौकियों को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे चंद दिनों में पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए। नियंत्रण रेखा के अग्रिम चौकी के आर्टिलरी ब्रिगेड कमांडर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। हम लाइन ऑफ कंट्रोल के अग्रिम चौकी पर हैं और यहाँ पर आर्टिलरी के ब्रिगेड कमांडर हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना पूरे देश की तरफ से। 3 दिन के अंदर आप लोगों ने घुटने पर ला दिया। जब तोप के हमारे गोले खुले तो पाकिस्तान की तोपें खामोश हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो जनरली हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं, लेकिन किस तरीके से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 10 सालों में अगर देखे बढ़ा है, या किस तरीके से और रिइंफोर्समेंट हुआ? पिछले 5 से 10 सालों के अंदर 2 चीजें हुई हैं। एक, हमने अपने डिफेंसेस को काफी पुख्ता बनाया है, काफी सख्त बनाया है और काफी सोच समझकर ये जो है हुआ है एज पार्ट ऑफ अ पर्सपेक्टिव प्लान। और दूसरा, जो तैयारियां हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आई है अभी इस माउंटेनस इलाके के अंदर भी, किस तरह से हम अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं। और आज की डेट में हर सैनिक जो एक टेक्नो वॉरियर है, इस टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन की वजह से ही हम उनके ऊपर हावी हो पाए। सर, हमने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम की बड़ी चर्चा हुई। हमने जो है स्वदेशी तकनीक के तहत बीएल से बनी हुई बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें रही, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का भी शौर्य प्रदर्शन। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये मैं बड़ी टेक्नोलॉजीज की नहीं, ग्राउंड लेवल टेक्नोलॉजी, सब टैक्टिकल टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा हूँ, जो ग्राउंड का सोल्जर इस्तेमाल करता है, ये सारी मेक इन इंडिया है। इन सारों के ऊपर हमारी ट्रेनिंग इतनी अच्छी है कि ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है। जो जवान है उसने इसको अब्सॉर्ब कर लिया है अपने अंदर। तो अब नई टेक्नोलॉजी उसके लिए नई नहीं रही, हालांकि दुनिया के लिए नई है, लेकिन वो उसको यूज करके अपना फायर करता है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हमारे शौर्य पराक्रम का और संयम का प्रदर्शन तो रहा ही, साथ ही साथ ये आत्मनिर्भर भारत और साथ ही साथ रक्षा क्षेत्र में अग्रणी भारत का भी नमूना पूरे दुनिया के सामने पेश करता है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, लाइन ऑफ कंट्रोल, डीडी न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के स्वदेशी और आधुनिक हथियारों की शक्ति पूरे विश्व ने देखी। नियंत्रण रेखा के साथ सटे इलाकों में दुश्मन की हर एक गतिविधि पर नजर रखने के लिए भूमिगत कंट्रोल कमांड सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर न केवल समुचित नियंत्रण रेखा पर सर्विलांस रखा जाता है, बल्कि फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए जाते हैं। नियंत्रण रेखा पर बने ऐसे ही एक कमांड सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। नियंत्रण रेखा पर आधारभूत संरचना का विस्तार और निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, चाहे शांति की स्थिति हो, चाहे संघर्ष विराम उल्लंघन की स्थिति हो, संघर्ष की स्थिति हो या फिर संघर्ष विराम की स्थिति। लगातार हमारे नियंत्रण रेखा पर आधारभूत संरचनाओं का विस्तार की सतत प्रक्रिया चलती रहती है। हम आपको लेके चलते हैं कैसे कंट्रोल सेंटर में, जो कि पूरी तरीके से भूमिगत है। ये कंट्रोल सेंटर भूमिगत बनाया गया है, पूरी तरीके से अभेद्य है, बहुत ही सुरक्षित है। और साथ ही साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर सभी ऐसे अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एक बड़े हिस्से पर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखते हैं। यहाँ पर सभी रैंक के कमांडर आकर बैठते हैं और साथ ही साथ रियल टाइम एनालिसिस और रियल टाइम यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी तरीके से अभेद्य दीवार है और हम जमीन के नीचे है। ये जमीन के अंदर बना पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम है, कमांड सेंटर है, जहां पर हर रैंक के अधिकारी आकर बैठ सकते हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सर्विलांस के अलग अलग माध्यमों से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही। नियंत्रण रेखा के इस क्षेत्र पे संचार के सभी साधन यहाँ पर मुहैया है। सभी रैंक के कमांडर यहाँ पर आकर बैठ के रियल टाइम सर्विलांस के साथ साथ रियल टाइम स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं और समूचे लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय अपने ट्रूप्स को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। यहाँ पर खुद भारतीय सेना के सपूत और साथ ही साथ रणबांकुरे जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, ये क्या है पूरा सिस्टम और ये पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड है और अंडरग्राउंड है? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट है। जैसा कि इसका नाम बताता है, कमांड पोस्ट होने के नाते यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो हमारे कमांडर्स हैं, यहाँ बैठकर उन्हें तरह तरह के सोर्सेज से तरह तरह की खबरें आती हैं, जिन्हें वो अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, उन पे सूझबूझ करते हैं और फाइनली इसकी मदद से एक सही समय पर सही डिसीजन लेने में सक्षम रहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया गया है कि ये हार्डेंड है। इसके ऊपर एक ओवरहेड प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि ये किसी भी प्रकार के एनिमी फायर को नासाजा कर सके। साथ ही साथ यहाँ पर मॉनिटर्स पे आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे सर्वेलेंस के आले हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, उनका लाइव फीड पूरे समय हमारे पास, हमारे कमांडर्स के पास आता रहता है। साथ ही साथ जो एरियल सर्वेलेंस के तरीके हैं, जैसे ड्रोन्स हो गए, यूएवीज हो गए, उनका भी फीड यहाँ पर लाकर कमांडर्स अपने हिसाब से देख सकते हैं। संचार के हिसाब से भी यहाँ पर सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि कमांडर्स अपने हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन है ऊपर और नीचे को उसे पास कर सकें। जैसा कि समझ आ रहा है, ये एक फेल सेफ मैकेनिज्म है जो कि हमारे कमांडर्स को एनेबल करता है सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इस इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर को बनाया गया है जो कि भूमिगत है और साथ ही साथ ये हमेशा, चाहे शांति की स्थिति हो या संघर्ष की स्थिति हो, पूरी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखती है और आवश्यक दिशा निर्देश से सीमा पार से होने वाली किसी भी हरकत का माकूल मुंहतोड़ जवाब भी देती है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, नियंत्रण रेखा के एक क्षेत्र से, नौगाम सेक्टर। तो आपने देखा अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट से दुश्मन की हर हरकत पर सेना किस तरह रखती है नजर। ये दिखाया हमारे साथी संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर फेसबुक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अली खान के खिलाफ जांच पर रोक नहीं लगा रहे हैं। कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी के गठन का आदेश भी दिया। कोर्ट ने डीजीपी हरियाणा से कहा है कि वो 3 आईपीएस अधिकारियों की टीम गठित करें और अगर जांच के दौरान अली खान के खिलाफ कोई नए तथ्य मिलते हैं तो जांच एजेंसी जमानत रद्द कराने के लिए फिर से कोर्ट आ सकती है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुंछ ब्रिगेड मुख्यालय में भारतीय सेना के जवानों और बीएसएफ कर्मियों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा कि आज पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। उन्होंने फौज की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि पूरे देश को आपके शौर्य और पराक्रम पर गर्व है।
आज पूरा देश जान रहा है, दुनिया जान रही है कि 9 ऐसे टेरर कैंप्स को भारतीय सेनाओं ने तबाह किया, सैकड़ों से ज्यादा आतंकवादी मारे गए और उसके बाद पाकिस्तान को बता भी दिया गया था, लेकिन आतंकवादियों और आतंकवादियों के कैंप पर हमले को पाकिस्तान ने खुद पर हमला माना और फिर आप तो प्रत्यक्ष गवाह हैं किस तरह से 1:30 बजे रात से उन्होंने पुंछ इलाके में फायरिंग शुरू की। जिस तरह से आपने साहस के साथ उसका जवाब दिया, महज 3 दिनों में ही दुश्मन घुटने पर पूरी तरह से आ गया था, पूरी दुनिया में गुहार लगाने लगा कि अब मुझे बचाओ। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने 26 से अधिक नक्सलियों को मार गिराया है। सभी के शव और हथियार बरामद कर लिए गए हैं। वहीं इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल का एक जवान शहीद हुआ है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जिले की सरहद पर अबूझमाड़ के इलाके में सुबह से मुठभेड़ चल रही है। मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के भी नक्सली शामिल हैं। नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा डीआरजी के जवानों से नक्सलियों की मुठभेड़ अभी जारी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। हमारे सुरक्षा बलों के साहस को नमन करना चाहिए। 3 दिनों से नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने छत्तीसगढ़ में नक्सल पर हुई कार्रवाई पर कहा है कि ये 2026 तक नक्सली खात्मे की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और विष्णुदेव साय बधाई के पात्र हैं। बहुत बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध प्राप्त हुई है, जिसमें संभवतः प्राप्त जानकारी के अनुसार 25-30 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। 26 तक, मार्च तक नक्सलों के खात्मे की बात कही है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार की यह प्रतिबद्धता इस ऑपरेशन में स्पष्ट दिखाई पड़ रही। और यह प्रतिबद्धता एक और मामले में भी है, जिसे आप एक शब्द संस्कृत में सुनते होंगे ना, वाय आभ्यंतरम शुचि, यानी बाहर से भी सफाई करनी है और अंदर से भी सफाई करनी है। तो बाहर की सफाई आप ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं और अंदर की सफाई नक्सली ऑपरेशन हुआ है उसमें देख रहे हैं। यानी बहावलपुर से लेकर और बस्तर तक राष्ट्र विरोधी जो शक्तियां हैं उनके ऊपर निर्णायक प्रहार हमारी केंद्र की सरकार और छत्तीसगढ़ के राज्य की सरकार ने किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अप्रैल में हुई हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में मुर्शिदाबाद दंगों को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि टीएमसी के सांसदों और पार्षदों ने दंगों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार ने पुलिस और नागरिक प्रशासन को निष्क्रिय रहने के लिए प्रोत्साहित भी किया। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद टीएमसी सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता सामने आ गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार की हिंदू विरोधी निर्ममता अपने पूरे विद्रूप रूप में सामने आती हुई दिखाई पड़ रही। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ममता बनर्जी टीएमसी नेताओं पर कब कार्रवाई करेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। देश में 103 रेलवे स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत कायाकल्प कर दिया गया है। इनकी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उन्हें देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए कि इंफ्रा विकास की दिशा में ये कितना बड़ा काम हुआ है।
यात्रियों को यहां लिफ्ट, एस्केलेटर, पीने का साफ पानी, बैठने की उचित व्यवस्था, प्रतीक्षालय सब वैश्विक स्तर पर बनकर तैयार है। बात छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन राज्यों में कई और स्टेशनों का कायाकल्प हुआ है, लेकिन फिलहाल एक स्टेशन की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको भी फर्क साफ नजर आ रहा होगा। आप देख सकते हैं पहले ये स्टेशन कैसे दिखाई देते थे और अब एकदम बदल चुके हैं। भव्य एंट्री गेट, सुरक्षा के इंतजाम, यात्रियों की सुविधा, सब कुछ है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई शुरू हुई। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस नए कानून के विरोध में जिन्होंने याचिका दाखिल की है, उनका कोई हित इस कानून के चलते प्रभावित नहीं हुआ है। कुछ लोग ये दावा नहीं कर सकते कि वो पूरे मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी करते हैं। किसी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि जिस सरकार ने उसे पास किया, उसे पारित करने का अधिकार नहीं था, पर यहाँ ऐसा नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि संसद को ऐसा कानून लाने का अधिकार था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जेपीसी ने इस कानून के हर पहलू पर चर्चा की। हमें 96 लाख ज्ञापन मिले। जेपीसी ने 36 मीटिंग की। विभिन्न मुस्लिम संस्थाओं के साथ रायशुमारी की गई, उनके सुझाव पर गौर किया गया और फिर सदन में व्यापक चर्चा के बाद इस कानून को पास किया गया है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी से कहा है कि वो चार्जशीट की कॉपी सुब्रमण्यम स्वामी को भी दे। स्वामी ने नेशनल हेराल्ड के केस में शिकायत दाखिल की थी। कांग्रेसी नेताओं की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई जुलाई तक टालने का आग्रह किया। ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने इसका विरोध किया। कोर्ट ने तय किया कि वो आज ही ईडी की ओर से दलील को सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर जिले में करंट लगने से हुए हादसे का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। योगी आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के तत्काल उपचार के निर्देश दिए हैं। गाजीपुर के नरवर गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा काशीदास पूजा के दौरान बांस लगाते समय हुआ। हादसे में 7 लोग झुलस गए थे, जिनमें से 4 की मौत इलाज के दौरान हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारतीय लेखिका और कार्यकर्ता बानू मुश्ताक ने लघु कथा संकलन हार्ट लैब के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है। कन्नड़ भाषा में लिखी गई ये पहली किताब है जिसे ये प्रतिष्ठित पुरस्कार हासिल हुआ है। हार्ट लैम्प की कहानियों का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती ने किया है। उन्हें लेखक बानू मुश्ताक के साथ अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1990 से 2023 के बीच मुश्ताक की लिखी 12 लघु कथाओं वाली किताब हार्ट लैम्प में दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं और लड़कियों के रोजमर्रा के जीवन को बयां किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में जयपुर के किशनगंज रेनवाल में भी तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान स्थानीय नागरिक अब्दुल रजीक ने कहा कि हम सभी देश के लिए समर्पित हैं। हमारा हिंदू मुसलमान एक भारत देश है और इस देश को किसी तरह की कोई आँच नहीं आनी चाहिए और ये इसी मकसद से हम इसमें यात्रा में शामिल हैं। हम देश के लिए समर्पित हैं और हमेशा समर्पित रहेंगे। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 750 तीर्थयात्रियों का चयन किया गया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह की अध्यक्षता में कंप्यूटरीकृत लॉटरी प्रक्रिया से इन तीर्थयात्रियों का चयन हुआ। इस यात्रा के लिए 5000 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इस साल तीर्थयात्रियों के 15 जत्थे भेजे जाएंगे, जिसमें 10 बैच नाथुला पास मार्ग से और 5 बैच लिपुलेख मार्ग से जाएंगे। नाथुला से 500 और लिपुलेख से 250 तीर्थयात्री यात्रा करेंगे। इसके अलावा नाथुला के लिए 1000 और लिपुलेख के लिए 750 लोग वेटिंग लिस्ट में भी हैं। हर बैच के साथ 2 अधिकारी मौजूद रहेंगे जो तीर्थयात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन बनाया गया है, जहां तीर्थयात्री यात्रा शुरू करने से पहले ठहर सकते हैं। इस वर्ष यात्रा 30 जून से शुरू होगी और आखिरी बैच 25 अगस्त को वापस लौटेगा।
इट इज अ ड्यूटी कि हमारे जो तीर्थयात्री हैं उनकी सुरक्षा रहे, उनकी यात्रा आसान है, अच्छी रहे, हम लोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एंड वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड इन ट्राइंग टू अश्योर दैट। अगर कोई प्रॉब्लम की होती तो हम लोग की एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन भी है, एंड थ्रू दैट डेडिकेटेड हेल्पलाइन एंड ईमेल वी विल ऑलवेज बी इन टच विद यू। हम लोगों का डिपार्टमेंट हमेशा आप लोगों के संपर्क में रहेगा। भारत पाकिस्तान की सीमा से सटी अमृतसर के सरहदी गांव करीमपुरा के पास से एक पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया है। ये पाकिस्तानी नागरिक भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी बीएसएफ ने उसे धर दबोचा। जांच में पाकिस्तानी नागरिक के पास से 330 पाकिस्तानी रुपए मिले हैं। बीएसएफ और संबंधित एजेंसियों ने शुरुआती पूछताछ के बाद पाकिस्तानी घुसपैठिए को आगे की पूछताछ के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का रोमांच जहां एक और अपने चरम पर है, वहीं इस खेल के शुभारंभ पर्ल द डॉल्फिन भी यहां आने वाले खेल प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुकी हैं। देखिए हमारी संवाददाता सुचित्रा की एक खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया बीच गेम्स का औपचारिक शुभांकर पर्ल द डॉल्फिन को बनाया गया है। ये डॉल्फिन द्वीप की समुद्री विरासत को दर्शाती है। द्वीप के नागोआ बीच के पास डॉल्फिन देखी भी जा सकती है। पर्ल डॉल्फिन को खेलो इंडिया बीच गेम्स के दौरान जगह जगह देखा जा सकता है। ये डॉल्फिन बीच गेम्स के दौरान सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। फर्स्ट टाइम आए हैं और इधर आके हमें तो बहुत अच्छा लगा। ये बहुत क्लीन है एरिया और बीच के पास तो ऑलवेज मतलब सबको मजा आता है और डॉल्फिन बनाकर भी सब बच्चे बहुत खुश होते हैं, बड़े भी अच्छे खुश हो जाते हैं सबके साथ सेल्फी लेके, तो हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली दमन एंड दीव वी आर ऑन द कोस्ट लाइन, सो आई थिंक डॉल्फिन डिपिक्टिंग द water body near us, the Arabian Sea, so I think and the name as well, it's very cute. डॉल्फिन देखने में तो आकर्षक लगती ही है, वहीं ये बुद्धिमत्ता, ऊर्जा और मिलजुल कर रहने की भावना की भी परिचायक है। ये सभी विशेषताएं खिलाड़ियों से भी जुड़ी हुई हैं। ऐसे में डॉल्फिन को बीच गेम्स का शुभंकर बनाना बेहद सटीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स का शुभंकर पर्ल द डॉल्फिन बच्चों और बड़ों सबके बीच में ही काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। दीव जाना जाता है अपने खूबसूरत बीचेस के लिए और ये डॉल्फिन कहीं ना कहीं एक निमंत्रण यहाँ पर देता हुआ दिखाई देता है सभी को कि आइए और दीव की जो नैसर्गिक खूबसूरती है उसका आनंद उठाइए। कैमरा पर्सन अजीत के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़, दीव। और दीव में चल रहे खेलो इंडिया बीच गेम्स में जम्मू कश्मीर की पेचक सिलाट महिला टीम भी हिस्सा लेने आई है। पिछला कुछ समय इन खिलाड़ियों के लिए मुश्किलों से भरा रहा और इन खेलों की तैयारी करना भी इनके लिए चुनौतीपूर्ण था। हालांकि इन खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी और पूरी तैयारी के साथ बीच गेम्स में हिस्सा लेने पहुंची हैं। जम्मू कश्मीर की पेचक सिलाट टीम से खास बात की हमारी संवाददाता सुचित्रा ने। ये है जम्मू कश्मीर की पेंचक सिलाट की महिला टीम। तो किस तरह का आपका ये यहाँ तक आने का सफ़र रहा खेलो इंडिया बीच गेम्स तक, क्योंकि पिछला जो समय कुछ मुश्किल रहा है, तैयारियाँ किस तरह से आपकी पूरी हो पाई इन खेलों के लिए? हम स्पोर्ट्स पर्सन्स का कोई बॉर्डर नहीं है, तो हमें एक ही गोल है कि हमें अपने नेशन को प्राउड फील कराना है, तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे और ज़्यादा खेलो इंडिया सेंटर्स हमें मिले, ताकि और ज़्यादा जो एथलीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर से वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे मतलब ला सके, रिप्रेजेंट कर सके हमारी कंट्री को। ये जो खेल है पेंचक सिलाट, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और जम्मू कश्मीर जैसी जगह में आपको क्या मानते हैं कि लड़कियों के लिए कितना ज़रूरी है इस खेल से जुड़ना? Firstly, pencak silat is an Indonesian game. It's a martial art. So it's a combination of kicks and punches. Face attack is not allowed in this game. So yeah, girls के लिए, women especially, बहुत ज़्यादा important है pencak silat. And it's a safe game for girls क्योंकि इस पे फेस पे अटैक नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, सेल्फ डिफेंस सीखता है इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। दैट इज़ द मेन थिंग।
दीव में पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स हो रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से यहाँ पर टीम्स आई हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आना और बाकी जो सब स्टेट्स के प्लेयर्स हैं उनसे मिलना, इस पूरे इवेंट का हिस्सा बनना? It was outstanding. Everything was outstanding. Like the food, the accommodation, volunteers, everybody. The locals are very good here. तो हमें बहुत अच्छा लगा, लाइक हर एक चीज़ को लेकर वी विल गेट द किट्स एवरीथिंग, लाइक एन एथलीट नीड्स, हमें हर एक चीज़ अवेलेबिलिटी यहाँ पे मिली. सो द एकोमोडेशन वाज आउटस्टैंडिंग. आई हैव रिसेंटली पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप अबू धाबी. इट्स लाइक वर्ल्ड क्लास लेवल. जहाँ जैसे मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया उससे बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने यहाँ पे दमन दीव में किया. खेलो इंडिया का जो अम्ब्रेला है वो वाइडर हो रहा है. पहले यूथ गेम्स थे, यूनिवर्सिटी गेम्स थे, अब उसमें बीच गेम्स भी आ गए हैं. तो उसको किस तरह से देखते हैं खेलो इंडिया को एज अ स्कीम, और इंडिया में जो स्पोर्ट्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उसको कैसे देखते हैं? हमें बहुत अच्छा लग रहा है. हमें लाइक यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट, अपनी कंट्री को, अपने लाइक यूटी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा. हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी रिप्रेजेंट कर सके अपनी नेशन को. जम्मू कश्मीर की पेंचक सिलाट टीम जो खेलो इंडिया बीच गेम्स में हिस्सा लेने के लिए आई है, और इनका ये मानना है कि लड़कियों को पेंचक सिलाट ज़रूर सीखना चाहिए क्योंकि मार्शल आर्ट का ही एक रूप है और लड़कियां इस खेल में अपना भविष्य बना सकती हैं. कैमरा पर्सन अजीत के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, दीव. और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही. नमस्कार.